डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल सेगमेंट के अगले अध्याय विनिर्माण उद्योग का दूसरा भाग लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे उद्योगों के प्रकार और कुछ प्रमुख उद्योगों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं। चलिए बिना देर किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसमें जब हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, तो उद्योगों का वर्गीकरण का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि उद्योगों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए। ध्यान दीजिएगा, उद्योगों को कैसे वर्गीकृत किया जाए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो हम उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से। जैसे उद्योगों के वर्गीकरण में आप सबसे पहला देखेंगे कि जो कच्चा माल प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, वो किस क्षेत्र से आता है। जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो किस क्षेत्र से आता है, इस आधार पर हम बता सकते हैं कि उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, जो कच्चा माल मिलता है उद्योग को, कच्चा माल मैंने क्या कहा था, वह पदार्थ जो कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है और उद्योग में जाता है किसी भी सामान को बनाने के लिए। इसी को तो हम कहते हैं विनिर्माण। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो जो कच्चा माल प्रयोग हो रहा है वो किस प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है, इसके आधार पर उद्योग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा कच्चा माल होता है, अगर वो कृषि से आ रहा है तो उसे हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, और अगर कच्चा माल हमारा खनिज से आ रहा है तो उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। अभी हम इनमें अंतर भी देखेंगे। तो पहले आप इन वर्गीकरण को देख लीजिए, फिर अंतर देखेंगे जो हमारे लिए पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आपका वर्गीकरण ही इम्पॉर्टेंट है कि उद्योगों का वर्गीकरण लिखिए, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो अब देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कृषि आधारित उद्योग, तो आप इसको बताएंगे कि कृषि आधारित उद्योग क्या है। तो ऐसे उद्योग जिनको कच्चे माल की प्राप्ति, लिखिएगा आप लोग उदाहरण इसके अंदर लिखिएगा, ऐसे उद्योग जिनको कच्चे माल की प्राप्ति कृषि क्षेत्र से होती है, कृषि क्षेत्र से होती है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। हो गया ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो आगे बोलेंगे इसमें, कृषि आधारित उद्योग सामान्यतया, कृषि आधारित उद्योग सामान्यतया उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ये उपभोक्ता वस्तु क्या है, आप जरा इसको समझिए। इसका मतलब ये है कि जो कृषि आधारित उद्योगों से वस्तुएं बनती हैं, वस्तुएं वो सीधे सीधे उपभोक्ता के पास पहुंचती हैं। किसके पास पहुंचती हैं, उपभोक्ता के पास पहुंचती हैं। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसका उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ये खनिज आधारित उद्योग क्या है। तो इसकी परिभाषा जरा लिखिए। ऐसे उद्योग, ऐसे उद्योग, हो गया ना, जिनमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जिनमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, खनिजों से प्राप्त होता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाता है, ठीक है। तो नाम से ही स्पष्ट है इनकी परिभाषा। सबसे पहले आप जब वर्गीकरण लिखिए तो उनकी परिभाषा लिखिएगा, फिर उदाहरण लिखिएगा। अब इनका उदाहरण हम एक ही साथ देख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे आप खनिज आधारित उद्योग में कि ये सामान्यतया, ये सामान्यतया भारी उत्पादों को तैयार करते हैं जिनका प्रयोग किसी दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है, जिनका प्रयोग किसी दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, जैसे देखते हैं हम लोग कि इसका अर्थ क्या निकला आपका।
हमने कहा ये जो कृषि आधारित उद्योग हैं ये उपभोक्ता वस्तु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उपभोक्ता वस्तु बनाते हैं। अर्थात इन उद्योगों से जो सामान बनता है वो सीधे सीधे उपभोक्ता, जैसे हम लोग हैं, हम लोग उपभोक्ता ही कहे जाते हैं। जो आदमी किसी भी सामान का उपयोग करता है वो उपभोक्ता कहा जाता है। तो अब देखिए, अगर कोई उद्योग सूती वस्त्र बना रहा है तो जाहिर सी बात है वो सीधा सीधा उपभोक्ता के पास ही आएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सूती वस्त्र बनाने के बाद किसी दूसरी कंपनी में ले जाके सूती वस्त्र से कुछ और बनाया जाएगा फिर आपको दिया जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। सूती वस्त्र बना सीधे आपके पास पहुंच गया। फिर देखिए ऊनी वस्त्र क्या है? ऊनी वस्त्र वही है जो उलन से बनते हैं, ठंडी के कपड़े। पटसन, आपने जूट का नाम सुना होगा, जूट, यही चीज़ है। रेशमी वस्त्र जो बनते हैं वो भी सीधे आदमी के पास ही पहुंचेंगे। चीनी हो गया, चाय हो गया, काफ़ी हो गया, खाद्य तेल हो गया। ऐसा तो है नहीं कि चीनी बनाने के बाद ले जाते हैं कहीं और उसको कुछ और बनाते हैं फिर आपको देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। चीनी बनी तो आपके पास ही आती है, चाय बनी तो आपके पास ही आती है। इसका मतलब ये सब उपभोक्ता वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। कौन से? कृषि आधारित उद्योग। तो इसमें 3 या 4 उदाहरण आप याद कर लीजिए, जैसे सूती वस्त्र, चीनी, चाय, काफ़ी आदि। ठीक है ना, आदि कर लीजिएगा ऐसे। अब उसके बाद हम देखते हैं खनिज आधारित उद्योगों के बारे में कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो ये जो खनिज आधारित उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग ये क्या होते हैं? खनिजों से प्राप्त कच्चे माल को अपने में प्रयोग करते हैं और ऐसी वस्तुएं बनाती है ना, ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जो किसी दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं, जो किसी दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। याद रखिएगा आप लोग। जैसे देखिए, लौह और इस्पात उद्योग से लोहा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लोहा। अब इस लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। लोहे से आप देखिए ट्रक बनाया जाता है, लोहे से आप देख लीजिए स्टील बना लिया जाता है जिसे इस्पात आप कहते हैं। उसके बाद आपको लोहे से बात करेंगे, कार बनती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो लोहा है किसी दूसरे उद्योग के लिए आधारभूत उद्योग का काम कर रहा है। मतलब कोई दूसरे उद्योग में जो कच्चा माल लगेगा वो इसी से प्राप्त होगा। इसीलिए इनको क्या कहा गया कि ये नॉर्मली ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिनका प्रयोग किस रूप में होता है? दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। ठीक है। यहाँ आप देखिए सीमेंट बनता है, तो सीमेंट बनने के बाद आप सीधे ले आके तो इसका उपयोग करते नहीं हैं। कुछ मात्रा में हम लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद इससे तो इमारतें बनाई जाती हैं, इमारतों में कारखाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती हैं, फिर वो चीज़ हमारे पास पहुँचती है। तो ये भी आधारभूत हो गया। एल्यूमिनियम निकलने के बाद डायरेक्ट तो आप उपयोग करते नहीं हैं, ये तार उद्योग में जाता है, वहाँ पे तार बनता है, वायर बनता है, इसके और सारे सामान बनते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें आप लोग खाना लपेट के खाते हैं, रैपर जिसे बोलते हैं आप लोग, चाट वाला जो प्लेट होता है वो इसी चीज़ का बना होता है। इसमें खाना जो होता है काफ़ी देर तक गर्म रहता है। उसके बाद आपके यांत्रिक उपकरण है, पेट्रो रसायन है, ये सब खनिज आधारित उद्योग हैं, कुछ ध्यान में रखिएगा। तो ये आप लोग इसके बारे में कैसे लिखेंगे मैंने आपको बोल दिया कैसे आप लिखेंगे। अभी आपको मैं एक बार इनका अंतर भी दिखा देता हूँ, आप उस अंतर को भी अपनी कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं। अब देखिए कच्चे माल के द्वारा निभाई गई भूमिका। अभी ये तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, मतलब जो कच्चा माल था उसने क्या काम किया था। तो कृषि आधारित कच्चे माल ने देखिए क्या काम किया था, ऐसे वस्तुएं बनाई थी जिसका प्रयोग सीधे सीधे उपभोक्ता करता है। ऐसे जिसका प्रयोग सीधे सीधे कौन करता है? उपभोक्ता। तो देखिए यहाँ पे उपभोक्ता उद्योग एक नया बना दिया गया हेडिंग, उपभोक्ता उद्योग। अगर आप इसको नहीं भी याद करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान में रखने योग्य बात है ये। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ कि यहाँ पे जो उपभोक्ता उद्योग है वो ऐसी वस्तुएं बना रहा है जहाँ पर सीधे सीधे उपभोक्ताओं को वस्तुएं दे दी जाती हैं। मतलब जहाँ से बनाई गई वस्तुएं सीधे सीधे किसको दे दी जाती हैं? उपभोक्ताओं को दे दी जाती हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं, ये आधारभूत उद्योग दूसरा वाला कौन आधारभूत का काम करता है जी? खनिज वाले आधारभूत का काम करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए ये आधारभूत उद्योग क्या है? ऐसे उद्योग जो उन उत्पादों को तैयार करते हैं, जो उन उत्पादों को तैयार करते हैं जो अगले उद्योग के लिए किसका काम करते हैं? कच्चे माल का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसका काम करते हैं? कच्चे माल का काम करते हैं। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लौह इस्पात संयंत्र, प्रगलित तांबा, प्रगलित एल्यूमिनियम, इन सबसे तार बनाए जाते हैं जी, इससे भी तार बनाए जाते हैं। और बहुत सारे बर्तन आदि बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। लोहे का तो आप लोग हर जगह उपयोग देखते ही होंगे। ठीक है, तो ये दूसरा प्रकार हो गया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
क्योंकि इसको ऊपर ही आपने देख लिया है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रकार आपके लिए दिख रहा होगा। देखिए लिखा हुआ है पूंजी निवेश के आधार पे, मतलब आप कितना पैसा निवेश कर रहे हैं, आप कितना पैसा निवेश कर रहे हैं। तो इसके आधार पे ये जो उद्योग हैं दो प्रकार के होते हैं, एक लघु होता है और एक दीर्घ होता है। एक लघु होता है और एक दीर्घ होता है, ठीक है। तो आप पहले लघु उद्योग की परिभाषा लिख लीजिए। लघु उद्योग की लिखिए इसमें, ऐसे उद्योग जिनमें निवेश एक निश्चित सीमा के भीतर होता है, जिनमें निवेश एक निश्चित सीमा के भीतर होता है तथा जो सामान्यतया उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तथा जो सामान्यतया उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? लघु उद्योग कहलाते हैं। लघु उद्योग कहलाते हैं। लघु उद्योग कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ इनमें अधिकतम निवेश 1 करोड़ तक होता है। आपको मैं ये बात नहीं बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि इसमें वास्तविक निवेश होता कितना है। क्योंकि लघु उद्योग में हम लोग पढ़ते हैं MSME, MSM, M से होता है माइक्रो जिसे आप लोग सूक्ष्म कहते हैं, S से होता है स्मॉल जिसे आप लोग लघु कहते हैं, और M से होता है मीडियम जिसे आप लोग मध्यम कहते हैं। तो हम लोग ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम पढ़ेंगे, और दीर्घ वाले का आप लोग परिभाषा लिख लीजिए पहले, तब हम उसको वहाँ पे लेके चलें आपको। दीर्घ उद्योग की आप नीचे परिभाषा लिखिए, ऐसे उद्योग जिनमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, जिनमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, दीर्घ उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। दीर्घ उद्योग में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, लेकिन हाँ मिनिमम सीमा होती है। मिनिमम का मतलब समझ रहे हैं आप? ये जो आपका मीडियम वाला दिख रहा है कि मीडियम से जो ऊपर होगा वही उसकी मिनिमम सीमा होगी, क्योंकि उससे नीचे अगर कर दिया तब तो वो मध्यम में चला जाएगा ना, नहीं तो दीर्घ अगर उसे रहना है तो उससे ज़्यादा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब जरा हम देखते हैं कि ये जो हमारा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम है, इसके बारे में जानकारी ली जाए। तो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, एक है MSME, MSME इसको बोलते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ENTERPRIZES, इंटरप्राइजेज, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये इसका फुल फॉर्म है, और हमारे यहाँ भारत सरकार में बाकायदा इसका एक मंत्रालय बनाया गया है इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और इनकी रक्षा के लिए। ध्यान दीजिएगा, उन उद्योगों को बढ़ावा और इनकी रक्षा के लिए एक MSME मंत्रालय भी बनाया गया है, जो इससे संबंधित नियमों का निर्धारण करता है और इनकी रक्षा करता है और इनकी देखभाल करता है, ठीक है ना। ये बात को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो अब हम जरा देख लेते हैं इस MSME के बारे में। मैं आपको दो बातें दिखाऊंगा, एक जो भारत सरकार के द्वारा जारी राजपत्र है मैं उसको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो आपको सीमा दिख रही है ना 1 करोड़, ये नहीं है, अब ध्यान दीजिएगा ये बदल चुकी है, ठीक है ना। जरा आप देखिए वास्तविक सीमा क्या है। देखिए ये NCERT के द्वारा जारी एक बुक में डेटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, हमारे पास 3 प्रकार के उपक्रम हैं अर्थात उद्योग हैं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम। देखिए अगर आप 1 करोड़ तक, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1 करोड़ तक निवेश करते हैं तो आपका उद्योग जो होगा सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप एक फैक्ट्री बनाइए, उस फैक्ट्री में जो आप संयंत्र स्थापित करेंगे, मशीनरी स्थापित करेंगे, बाकी चीज़ें स्थापित करेंगे, वो 1 करोड़ या उससे कम रहेंगी। ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ या उससे कम रहेंगी ना, तो उसको कहा जाएगा सूक्ष्म उद्योग। क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म उद्योग। तो ये तो आपका हो गया कि आपने जो उसमें कारखाना स्थापित किया उसमें लगाया गया पैसा, और आपकी कमाई जो है 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी कमाई जो है 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस सारणी को ऐसे ही लिख लीजिएगा,
और मैं आपको बताऊं इसका सेंटेंस कैसे लिखेंगे। आप नीचे एक बार सेंटेंस भी लिख लीजिएगा। हेडिंग डालिए सूक्ष्म उद्यम, हेडिंग डालिए सूक्ष्म उद्यम, ठीक है। तो लिखो ऐसे उद्योग जिनमें निवेश अधिकतम 1 करोड़ तक होता है, जिनमें निवेश अधिकतम 1 करोड़ तक होता है और कुल कारोबार अधिकतम 5 करोड़ तक होता है, और कुल कारोबार अधिकतम 5 करोड़ तक होता है, सूक्ष्म उद्यम कहलाते हैं, सूक्ष्म उद्यम कहलाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिए आप लोग। ऐसे लघु उद्यम की परिभाषा बताएंगे कि ऐसे उद्योग जिनमें निवेश 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच होता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच होता है, और कुल कारोबार 50 करोड़ तक होता है, कुल कारोबार अधिकतम 50 करोड़ तक होता है, लघु उद्यम कहलाते हैं। फिर मध्यम उद्यम जिनमें निवेश 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच होता है और कुल कारोबार अधिकतम 250 करोड़ होता है, क्या कहलाते हैं, मध्यम उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखिए एनसीईआरटी के द्वारा जारी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, और ये डेटा आपको ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि ये हाल ही में 2-3 साल पहले बदला गया है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए देखिए इसको अभी 2023-24 में रेशनलाइज करके पब्लिश किया गया है, तो इसीलिए डेटा आपका ये नवीनतम डेटा है, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका एक डेटा है, यहाँ पर एक आपका मैं डेटा दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस डेटा को मैं एक बार पूरी तरह से ऑथोराइज भी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ भारत का राजपत्र, ये गजट है, ध्यान दीजिएगा, गजट माने होता है राजपत्र ही होता है, राजपत्र, जो कि किसी देश की सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और किसी भी बात का प्रमाण होता है, 100% प्योर प्रमाण। तो हम लोग ज़रा इसको विस्तार करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये डेटा आपका देखिए 2019 को जारी हुआ है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है 1 जुलाई 2020 से लागू होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र मशीनरी अथवा उपस्कर में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और साफ साफ लिखा है, और उसका जो टोटल कारोबार है, मतलब जो बिक्री आदि लेकर होगा सब, वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे ही लघु उद्यम का देखिए 10 करोड़ से अधिक नहीं बोला है, और जो उसका कारोबार है वो 50 करोड़ बोला है। मध्यम उद्यम में बोला है 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो उसका कारोबार है वो 250 करोड़ होना चाहिए। अब दीर्घ कौन होगा, दीर्घ जो 50 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेगा। ऐसे उद्योग जो 50 करोड़ से अधिक का निवेश करते हैं, 50 करोड़ से अधिक का निवेश करते हैं। अब कितना करते हैं ये फिक्स नहीं है, अधिकतम कुछ भी हो सकता है, कहा ना मैंने, इनकी निवेश की अधिकतम कोई सीमा नहीं होती है, ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। तो ये 50 करोड़ से अधिक का निवेश करते हैं, और इनका 250 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होता है, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ये बात को ध्यान में रख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि भारत सरकार के द्वारा जारी राजपत्र में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए क्या सीमाएं निर्धारित की गई हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं अगली हेडिंग पर। तो मैंने कहा कि मैं आपको बता रहा था उद्योगों के प्रकार। तो यहाँ से आपने देख लिया कि ये लघु और दीर्घ उद्योग क्या हैं। अभी इसके बाद हम लोग लघु और दीर्घ उद्योग में अंतर भी देख लेते हैं। फिलहाल कुछ और प्रकार जो हैं आप उन पर भी फोकस कर लीजिए। कौन कौन से और प्रकार हैं देखिए जरा आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अब स्वामित्व के आधार पर आ रहा है। किसके आधार पर आ रहा है, स्वामित्व, अर्थात मालिकाना हक किसका है इसके आधार पर, मतलब एक प्रकार से मालिक के आधार पर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मालिकाना हक के आधार पर ये जो हैं चार प्रकार से बांटे गए हैं। पहला एक सार्वजनिक क्षेत्र का है, सार्वजनिक क्षेत्र का, फिर निजी क्षेत्र का है, निजी क्षेत्र के बाद आपका संयुक्त क्षेत्र का है, संयुक्त क्षेत्र के बाद आपका सहकारी क्षेत्र का है, अर्थात सहकारी,
ठीक है, तो चलिए जरा इनके बारे में जानते हैं ये हैं क्या चीज़। तो देखिए, सरकारी क्षेत्र अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग क्या है, इसको लिखा ही हुआ है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक माने होता है जनता, और जनता कौन होती है, हमारी सरकार। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही जनता की प्रतिनिधि होती है। तो ऐसे उद्योग जिनका संचालन और उनका स्वामित्व सरकार के पास होता है, ऐसे उद्योग जिनका संचालन स्वामित्व सरकार के पास होता है और इसे सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है, ये कहलाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहलाते हैं। हो गया ना। तो आगे लिखेंगे आप लोग, ये उद्यम लोक कल्याण के लिए स्थापित किए जाते हैं और उनके प्रति समर्पित होते हैं। लोक कल्याण के प्रति या लोक कल्याण के लिए स्थापित किए जाते हैं और उनके प्रति समर्पित होते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। याद रखिएगा, ये पब्लिक सेक्टर है ना, ये जनता का ही उद्योग है, तो जनता से कैसा लाभ कमाएगा। याद रखिएगा, आप लाभ किससे कमाते हैं, दूसरे से कमाते हैं ना। ये जनता का उद्योग है तो जनता से लाभ थोड़ी ना कमाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। इसीलिए इसे कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ठीक है। दूसरा आपका कहा गया निजी क्षेत्र के उद्योग। कौन है, निजी क्षेत्र के उद्योग। तो ये जो निजी क्षेत्र के उद्योग क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट अर्थात किसी व्यक्ति ने इनको बनाया है। तो क्या कहेंगे आप, ऐसे उद्योग जिनका संचालन और स्वामित्व किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होता है। किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होता है, या व्यक्तियों के समूह के पास होता है, क्या कहलाता है, निजी क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। निजी क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब दोनों के कुछ उदाहरण लिख लीजिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, इसमें भेल लिखा हुआ है, उसके बाद सेल लिखा हुआ है। भेल और सेल, वो भेल पूरी वाला भेल नहीं कि आप भेल बनवाइए और लाइक खा जाइए, नहीं, इसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है ना। उसके बाद सेल है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हो गया ना। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका सरकारी उपक्रम है। सरकारी उपक्रम में मैं दो चीज़ें और आपको बता देता हूँ। एक है एनटीपीसी। एनटीपीसी, फिर जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी ये क्या है, ये है आपका नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, यह है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। लिख लीजिएगा आप लोग, इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी और इसे 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। तो सवाल ये उठता है, ये महारत्न चीज़ें क्या है। तो कंपनियों को उनके कमाई और उनके उपयोग के आधार पर कुछ दर्जा दिया जाता है। जैसे एक महारत्न होता है और एक नवरत्न होता है और एक मिनी रत्न होता है। ठीक है। तो जिनका कमाई थोड़ी ज़्यादा होती है उनको मिनी रत्न कहते हैं, जिनकी उससे भी ज़्यादा होती है उसे नवरत्न कहते हैं, और जिनकी बहुत ज़्यादा होती है उसे महारत्न कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इसकी बात हम कभी अलग से कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। फिलहाल हम यहाँ सिलेबस पे बात करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे निजी क्षेत्र कुछ उद्योग की बात कर रहा है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी जो स्थापना हुई थी जानते हैं आप लोग, 1907 में हुई थी, वही जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका बजाज ऑटो लिमिटेड है, सुजुकी इंडिया है, डाबर उद्योग है। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो हमारे निजी क्षेत्र के उद्योग होंगे, ध्यान में रखेंगे आप लोग उसको। तीसरा आपका देखिए संयुक्त उद्योग क्या है। तो संयुक्त उद्योग, इसकी परिभाषा लिखिए। ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व सरकार और कुछ व्यक्तियों के समूह के पास
संयुक्त रूप से होता है, जिनका स्वामित्व सरकार और व्यक्तियों के कुछ समूह के पास संयुक्त रूप से होता है, संयुक्त रूप से होता है, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संयुक्त उद्योग कहलाते हैं, संयुक्त उद्योग कहलाते हैं। मतलब देखिए उद्योग कैसे बना, एक को बनाया सरकार ने, किसने बनाया, सरकार ने, दूसरे को बनाया किसी व्यक्ति ने जो निजी क्षेत्र का है। अब बीच में एक ऐसी कंपनी आ गई जिसमें कुछ हिस्सा सरकार दे रही है, कुछ हिस्सा व्यक्ति दे रहा है, इसी को कहते हैं संयुक्त उद्योग। क्या कहते हैं, संयुक्त उद्योग। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। ज्वाइंट सेक्टर वेंचर, संयुक्त उद्योग। जैसे इसका उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए सहकारी उद्योग, ये थोड़ा अलग टाइप का है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सहकारी, इसका नाम से ही स्पष्ट है, इस सहायता लेकर बनाया गया है। क्या लेकर बनाया गया, ये सहायता लेकर। तो ये सहकारी उद्योग क्या होते हैं, ये चलते कैसे हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि सहकारी उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं, लिखिएगा परिभाषा, सहकारी उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व उत्पादकों और श्रमिकों दोनों के हाथों में होता है, जिनका स्वामित्व उत्पादकों और श्रमिकों दोनों के हाथों में होता है, क्या कहलाते हैं, सहकारी उद्योग कहलाते हैं। मतलब इसमें एक प्रकार से जो श्रमिक होता है ना वो भी मालिक होता है, क्योंकि स्वामित्व कुछ हद तक उसके पास भी रहता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक कंपनी बनाई, मैंने एक कंपनी बनाई जो कि थी 1,000 रुपये की। कितने की थी, 1,000 रुपये की। मैंने इसमें 10 लोगों को काम पर रखा है। कितने लोगों को, 10 लोगों पर। अब इस कंपनी में मैंने दिए 500 रुपये, तो बाकी 500 रुपये मुझे कहाँ से मिलने वाले थे, तो मैंने उन 10 लोगों से 500 मांग लिया, तो सब लोगों ने मुझे 50-50 रुपये दिए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से उनका भी पैसा इसमें लगा हुआ है। किनका, जो श्रमिक हम उनमें काम करने के लिए रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो श्रमिक हम काम करने के लिए रख रहे हैं उनका भी पैसा उसमें लगा हुआ है। इसे ही कहेंगे सहकारी उद्योग। क्या कहेंगे, सहकारी उद्योग। तो सहकारी और संयुक्त उद्योग में क्या अंतर है बता सकते हैं आप, सहकारी और संयुक्त उद्योग में क्या अंतर है। देखिए सहकारी उद्योग में जो है श्रमिक भी मालिक हो सकता है, श्रमिक भी मालिक हो सकता है, परंतु संयुक्त उद्योग में श्रमिक मालिक नहीं होता है। संयुक्त उद्योग में सरकार मालिक होती है और कुछ व्यक्ति या उनके समूह मालिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ व्यक्ति या उनके समूह मालिक होते हैं। ये आपका संयुक्त और सहकारी उद्योग है। ठीक है ना, आपको इस बात को अच्छे से जानना और समझना होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। अब देखिए लास्ट पॉइंट आता है हमारा भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग और हल्के उद्योग, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो उद्योग हैं उनमें कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो बहुत हल्के होते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो बहुत भारी होते हैं। तो भारी उद्योग की परिभाषा आप लिखिए। भारी उद्योग की परिभाषा, ऐसे उद्योग जिनमें भारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिनमें भारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, भारी उद्योग कहलाते हैं, भारी उद्योग कहलाते हैं। जैसे आपका देखिए यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स लिखा है, ऑटोमोबाइल्स। और निर्माणक यंत्र, निर्माणक यंत्र मतलब वही आपका जेसीबी हो गया, क्रेन हो गया, ट्रैक्टर आदि हो गया, ये सब लोगों की बात हो रही है। ठीक है, ये लोग निर्माणक यंत्र में आते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है तो ये भारी उद्योग में आती है। बाकी हल्के उद्योग में कौन आएगा, ऐसे उद्योग जो हल्की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ऐसे उद्योग जो हल्की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रिकल दिख रहे हैं, खिलौना उद्योग दिख रहे हैं, ये इसमें आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पूरा उद्योगों का वर्गीकरण समाप्त होता है। तो हमने देखा कि हम लोग उद्योगों को कैसे कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। हमारे लिए एक ये वाला इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और एक जो पूंजी निवेश के आधार पर था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर इम्पोर्टेंस आती है स्वामित्व के आधार पर। सार्वजनिक और पब्लिक क्षेत्र ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ज़्यादा करके, ध्यान में रख लेंगे आप लोग इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखिएगा, अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा इसको। ठीक है,
चलिए, अब मैंने कहा कि मैं जो आपको वर्गीकरण दिखा रहा हूँ मैं इनमें अंतर भी दिखाऊंगा। हम लोग इनमें अंतर भी देखेंगे जिससे आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इनको लिख सकें कि क्या क्या होते हैं। तो मैंने जितनी बातों को अभी बोला है मैं उससे आपको अंतर में दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि लघु उद्योग और भारी उद्योग में क्या अंतर है। लघु उद्योग और भारी उद्योग में क्या अंतर है। तो पहला आपका पूंजी की मात्रा है। पहला आपका पूंजी की मात्रा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पूंजी की मात्रा देखिए यहाँ पे 1 करोड़ लिखा हुआ है, आपको 1 करोड़ नहीं लिखना है। यहाँ 17 फरवरी 1999 लिखा है, ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 से लघु उद्योगों में अधिकतम सीमा जो थी वो 50 करोड़ कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 50 करोड़, क्योंकि सूक्ष्म लघु और मध्यम इसी में आएंगे, एम एस और यम इसी में आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और भारी उद्योग जो है, भारी उद्योग ऐसे उद्योग जिनमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, और इनमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, और इनमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो क्या आप लिखेंगे इसमें? पहले वाले में लिखेंगे लघु उद्योग में मैं बोल रहा हूँ 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने लघु उद्योगों में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा 50 करोड़ कर दी है, 50 करोड़ कर दी है। उसके बाद आप लिखेंगे भारी उद्योग में, तो इन उद्योगों में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, इन उद्योगों में निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, ठीक है ना। दूसरा आप लोग लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा उत्पादन। दूसरा आप इसी में बढ़ा लीजिए उत्पादन, दूसरा बढ़ा लीजिएगा उत्पादन। तो उत्पादन में आप लिखेंगे, बोले लिखिए, लघु उद्योग में, इन उद्योगों में सामान्यतया उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है, सामान्यतया उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है। भारी उद्योग में लिखिए, इन वस्तुओं में सामान्यतया आधारभूत वस्तुओं का भारी मात्रा में उत्पादन होता है, आधारभूत वस्तुओं का भारी मात्रा में उत्पादन होता है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब अगला देख लीजिए, अगला इनकी स्थापना देख लीजिए, स्थापना। तो लघु उद्योग में स्थापना लिखिएगा, लघु उद्योग में स्थापना, इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, लिखिएगा, इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, इनके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, इनके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, हो गया। चलिए उसके बाद लिखिएगा भारी उद्योग में, लिखिएगा भारी उद्योग में क्या लिखेंगे आप? इनकी स्थापना हर जगह नहीं की जा सकती है, इनकी स्थापना हर जगह नहीं की जा सकती है, हो गया। इनकी स्थापना के लिए विशाल क्षेत्र की आवश्यकता होती है, विशाल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ये वहीं पर स्थापित किए जाते हैं, ये वहीं पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से होती है, जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से होती है, हो गया ना। ये भी अंतर आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला आपको चौथा नंबर अंतर लिखना है, चौथा नंबर अंतर, बोले लिखिए, लघु उद्योग सामान्यतया शहरों और कस्बों में लगाए जाते हैं, लघु उद्योग सामान्यतया शहरों और कस्बों में लगाए जाते हैं, जबकि भारी उद्योग में लिखिएगा, ये सामान्यतया शहरों से दूर खाली स्थान में लगाए जाते हैं, सामान्यतया शहरों से दूर खाली स्थान में लगाए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए विस्तृत स्थान की आवश्यकता होती है। लिखते जाइएगा आप इसको, वीडियो को थोड़ा सा धीरे करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि इनके लिए विस्तृत स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद आप लिखिएगा
मांग लिख लीजिएगा, मांग। तो मांग में लिख लीजिए लघु उद्योग, लघु उद्योग में उपभोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता है। लघु उद्योग में उपभोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता है। भारी उद्योग में लिख लीजिए इन उद्योगों में, इन उद्योगों में अन्य उद्योगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन किया जाता है। अन्य उद्योगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन किया जाता है। हो गया ना, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। तो कितने हो गए? 5 हो गए ना, 5 हो गए। तो 5 अंतर आपके बहुत हैं। तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये जो सवाल है ये आपका इंपॉर्टेंट है और पाँचों अंतर मैंने जितना बोला है आप इसको जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, भूलिएगा मत। चलिए, और मैं आपको यहाँ पे सिलेबस भी दिखा देता हूँ एक बार, आप इसको पढ़ लीजिए। कल मैं इसकी एक बार चर्चा करूँगा जब हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन शुरू करेंगे तब। चलिए आगे देखिए और कुछ अंतर देखा जाए इसमें। यहाँ पर देखिए इस स्लाइड में आपको निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच अंतर दिख रहा है। तो निजी क्षेत्र में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका जो स्वामित्व होता है कुछ व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के पास होता है, जबकि इसका स्वामित्व सरकार के पास होता है। इसका स्वामित्व सरकार के पास होता है, ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा लिखेंगे आप लोग कि निजी क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है, निजी क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है वो किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? लाभ के लिए होता है। किसके लिए होता है? लाभ के लिए होता है। उसके बाद लिखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन जनता की भलाई के लिए होता है, जनता की भलाई के लिए होता है। हो गया ना, जनता की भलाई के लिए होता है। बाकी निजी उद्योग भी देखिए, निजी उद्योग में कड़ी प्रतियोगिता होती है, निजी उद्योग में कड़ी प्रतियोगिता होती है, जबकि सार्वजनिक में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, क्योंकि देश में एक ही सरकार होती है और वही जिस कंपनी को स्थापित करेगी वही चलेगा। तो जाहिर सी बात है उसको टक्कर देने वाला कोई होगा नहीं, इसीलिए इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। ये सामाजिक ढांचे के अनुसार चलती रहती है। लिख लीजिएगा आप लोग, इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। और चौथे नंबर पे लिख लीजिएगा उदाहरण में जैसे टिस्को, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि 1907 में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें लिख लीजिएगा उदाहरण के रूप में भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो कि 1955 में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। लिख लीजिएगा भिलाई लौह इस्पात संयंत्र 1955 में किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? रूस की सहायता से, ध्यान दीजिएगा। तो ये सोवियत रूस था उस समय, सोवियत संघ, उसके द्वारा स्थापित किया गया था, उसकी मदद से। और एक और है आपका एनटीपीसी जो मैंने आपको बताया, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 में स्थापित। तो ये इनमें अंतर हो गया सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में, आपने कॉपी में इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला अंतर आपका कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। फटाफट देख लीजिए। इन उद्योगों में कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। इन उद्योगों में कच्चा माल जो है खनिजों से प्राप्त होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर क्या कर रहा है, ये उद्योग नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे रोजगार मिलता है। क्यों जी? क्योंकि अगर आप कृषि से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करेंगे तो जिनके यहाँ खेत होगा वो लोग खेत में काम करना चाहेंगे, जिससे उनको रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करता है। बाकी जो खनिज आधारित उद्योग हैं ये दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करते हैं, ये दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करते हैं। कृषि वाले के बारे में मैंने बता दिया कि ये उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, अर्थात इनसे जो वस्तुएं बनती हैं सीधे सीधे उपभोक्ता अर्थात हम लोगों के पास पहुंचती हैं। परंतु ये किसका उत्पादन करते हैं? ये ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का कार्य करती हैं। तो उस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ये ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती हैं। उदाहरण देख लीजिए चौथे नंबर पे, जैसे चीनी, जूट, वस्त्र, वनस्पति तेल। इसमें लिख लीजिएगा लोहा इस्पात जहाज निर्माण मशीनरी, लोहा इस्पात जहाज निर्माण और मशीनरी, ठीक है ना, ये हो गया आपका।
फिर यहाँ देखिए भारी उद्योग और हल्का उद्योग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है भारी और हल्का उद्योग के बारे में। यहाँ देख लीजिए सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र के उद्योग के बारे में अंतर दिया है। तो इसमें देखिए आप लोग, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है, इनका उद्योग और स्वामित्व सरकार के पास होता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इनका स्वामित्व क्या है, इनका स्वामित्व जो है किसके किसके पास होता है, उस व्यक्ति और काम करने वाले श्रमिकों के हाथों में होता है, काम करने वाले श्रमिकों के हाथों में होता है। मतलब जो उसमें काम करते हैं ना, वो भी इसमें मालिक होते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, इसमें विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर स्थापना करनी है किसी उपक्रम की, तो बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। जबकि इसमें क्या है, इसमें धन आसानी से प्राप्त हो जाता है। कि इसमें सहकारी क्षेत्र में देखिए, मैंने कहा ना सहकारी क्षेत्र में मिलकर स्थापित किया जाता है। तो मैंने 500 दिया और बाकी 10 लोगों ने मिलकर मुझे 500 दे दिया, तो मेरा उद्योग चल गया, ठीक है। स्वेच्छा से दिया गया, मैंने किसी से मांगा नहीं था, इसलिए तो इसका नाम है सहकारी, अर्थात साथ मिलकर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि छोटे बड़े सभी कर्मचारी वेतनभोगी होते हैं। मतलब जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, इसमें व्यक्तियों को काम पे रखा जाता है और उन्हें वेतन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। लेकिन इनमें देखिए, इनमें इनमें वेतन जैसी कोई बात नहीं होती है, इनमें फ़ायदा देखा जाता है। क्या देखा जाता है, फ़ायदा, क्योंकि पैसा तो सबने लगाया है। जैसे जैसे फ़ायदा होता जाएगा उनको मिलता जाएगा, जैसे जैसे फ़ायदा होता जाएगा उनको मिलता जाएगा, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के या सहकारी क्षेत्र के उद्योग में अंतर। तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो आपके लिए है नहीं, जो पीछे महत्वपूर्ण था मैंने आपको बता दिया है, ये आपने पढ़ लिया होगा आसानी से। अब कल हम लोग पढ़ेंगे जो कृषि और खनिज आधारित कुछ उद्योग हैं, जैसे आपका वस्त्र उद्योग है, वस्त्र के बाद आपका चीनी उद्योग है, और फिर आपका लोहा इस्पात उद्योग है, फिर आपका जो एल्यूमिनियम है, रसायन उद्योग है, और फिर मोटर उद्योग है, और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। इसके बारे में हम लोग कल विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कल परसों ये हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी और भूगोल में बचेगा केवल हमारा एक चैप्टर, जो कि अगले 3 दिन में समाप्त होने वाला है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, लेकिन पागलों की तरह नहीं, स्वास्थ्य के लिए।